और इसी बीच उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें तो कांग्रेस में नहीं थम रहा अंदरूनी घमासान। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने प्रभारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोला है। कांग्रेस की स्थिति को लेकर प्रभारी पर सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह ने कहा है कि बेशक कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश प्रभारी यहां से गायब हो जाए। उन्होंने हरिद्वार के पंचायत चुनाव में कांग्रेस की हार को लेकर बताया कि ऐसे वक्त में प्रभारी को प्रदेश में होना चाहिए था, लेकिन वो नदारद नजर आए। तो कांग्रेस का अंदरूनी कला एक बार फिर से सामने आया है और अब सवाल उठाया गया है देवेंद्र यादव पर, जिनको बताया है कि जब पंचायत चुनाव में कांग्रेस को जरूरत थी उनकी, और इस दौरान वो नदारद नजर आए। बात दीगर है कि हम चुनाव पराजित हुए हैं और कई बार परिस्थितियां जो है दल के अनुकूल नहीं होती है। तो ये जो चुनाव हुआ परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी, कोई बात नहीं, हम हार गए, लेकिन हारने के बाद हताश और निराश तो नहीं होना चाहिए और प्रभारी को की मौजूदगी रहनी चाहिए। प्रभारी क्यों भाग रहा, मेरी समझ में नहीं आया। और चलिए पंकज राणा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पंकज, देखिए समय समय पर कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है वो सामने आती रहती है। एक बार फिर से अब प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव पर सवाल उठा दिए हैं और पंचायत चुनाव में जिस तरीके की हार का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार बता रहे हैं देवेंद्र यादव को। पंचायत चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उसमें पूरी तरह से प्रीतम सिंह का ये कहना है कि चुनावों में हार जीत अलग मसला है, लेकिन संगठन में यदि बेहतर तरीके से तालमेल करना है, बेहतर तरीके से संगठन को आगे चलाना है, चुनावों की तैयारी करने, उसके लिए प्रभारी एक महत्वपूर्ण पद होता है। प्रभारी को इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है ताकि समन्वय बनाकर आगे के काम किया जाए। लेकिन पिछले चुनाव खत्म होने के बाद प्रभारी उत्तराखंड में नहीं आए हैं और वो नदारद है। ये बात प्रीतम सिंह ने साफ कही है और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से भाजपा कांग्रेस के अंदर सेंधमारी कर रही है, कांग्रेस के तमाम जिला पंचायत सदस्य हो या क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, उनको अपने में पार्टी में शामिल करा रही है, उसको लेकर किसी भी तरह की समन्वय बनाने की कोशिश नहीं की गई है। देवेंद्र यादव किसी पार्टी के नेता से बातचीत नहीं कर रहे हैं और जिस तरह से ये तमाम चीजें अब निकल कर आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर जो आपसी घमासान है वो फिर से शुरू हो गया है। क्योंकि प्रभारी को लेकर पहले भी प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए थे और प्रभारी बदलने तक की बात की थी। तो कहीं ना कहीं उनका इशारा अब देवेंद्र यादव पर इसी को लेकर है कि संगठन में तालमेल के लिए और तमाम चीजों के लिए प्रभारी का उत्तराखंड में आना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं पार्टी की जो स्थिति है प्रदेश में, उसके बाद सवाल उठना तो लाजमी है। पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब बसपा में फूट नजर आने लगी है। लक्सर और मंगलौर से बसपा विधायक अपनी ही पार्टी पर अब सवाल उठा रहे हैं। इनका आरोप है कि प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें चुनाव में भाग ही नहीं लेने दिया। और लड़ाया गया है, उन्होंने अपने भाई भतीजेवाद में लड़ा है और भाई भतीजेवाद में लड़ने के बाद अपने जो है निजी लोगों को टिकट देने का काम करा है। जहाँ तक मैं कह रहा था कि मैं खुद अध्यक्ष से बात करी कि भाई आप लोग हमें क्यों नहीं पूछ रहे, तो उन्होंने प्रभारी को कहा है कि प्रभारी जी जब हमारे यहाँ शादी होगी हम जो है पूछ लेंगे इन्हें, अभी हमें जरूरत नहीं है। हमारे से सहयोग नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं बनाए गए। हम 2 विधायक थे, 2-4 तो हम जिता कर ला ही सकते थे। हमें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष के पीए ने हमें मना किया है कि आप चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, हम घर बैठे रहे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, पंचायत चुनाव की बात करेंगे। तो हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा की राह अब एकदम आसान दिख रही है। चुनाव जीत कर आए 12 निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल हो गए हैं और अब भाजपा के जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 26 हो गई है। भाजपा के 14 प्रत्याशियों ने चुनाव जीते थे और भाजपा के पास जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 26 हो गई है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष बोर्ड बनने के लिए 23 सदस्यों की जरूरत होगी। तो हरिद्वार में कमल क्रांति और अब ये राह कहीं ना कहीं आसान नजर आ रही है। जिस तरीके से जीत हासिल की है भाजपा ने, और अब माना जा रहा है कि जो राह है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की वो भाजपा के लिए काफी आसान हो गई है। तो क्या समीकरण है भाजपा का? भाजपा ने जिला पंचायत की 14 सीटें जीती है, बहुमत के लिए 23 सीटों की जरूरत है और 13 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल हैं। अब भाजपा के समर्थन में 27 सीटें हैं, बसपा 6 तो कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर ही सिमट गई है।
तो ये वो समीकरण है जो भाजपा की राह आसान बना रहा है। और रुड़की से अगली खबर है, कांग्रेस विधायक के घर में भाजपा की सेंधमारी। कांग्रेस विधायक ममता के बेटे और बेटी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस विधायक की बेटी को ब्लॉक प्रमुख बना सकती है। सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है कि भाजपा कांग्रेस विधायक की बेटी को ब्लॉक प्रमुख बना सकती है। ममता राकेश की बेटी ने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। बच्चों के भाजपा ज्वाइन करने पर बोली कांग्रेस विधायक ममता राकेश, बच्चे बड़े हो गए हैं और खुद फैसला लेने में सक्षम हैं। भगवानपुर सीट से कांग्रेस विधायक है ममता राकेश, जिनके बेटे और बेटी ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी ज्वाइन की दोनों ने, और जब ममता से ये सवाल पूछा गया बेटी के भाजपा ज्वाइन करने का, तो उनका ये कहना है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और आगे का फैसला लेने में अब सक्षम है। तो कांग्रेस विधायक के घर में भाजपा की ये बड़ी सेंधमारी माना जा रहा है और इसके बाद ब्लॉक प्रमुख भी ममता राकेश की बेटी को बना सकती है भाजपा। ये भी सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। और अब बात सीएम पुष्कर सिंह धामी की। कुमाऊं दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। काशीपुर को सीएम धामी ने सौगात दी है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 9 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। योजनाओं के तहत 7700 आवास का निर्माण हुआ है। सांसद अजय भट्ट, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। ये शिलान्यास कार्यक्रम उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज में रखा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर तबके के लिए परियोजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तो कुमाऊं दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी काशीपुर के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत दौरे पर भी जाएंगे, जहां वो चौकी गांव में घटोत्कच महोत्सव में शिरकत करेंगे और यहां मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी है। सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, तो वहीं लोगों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो 1 दिवसीय चंपावत दौरा है और यहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। महाबली घटोत्कच के मंदिर में भी मुख्यमंत्री जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और लोगों में काफी उत्साह मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर देखने को मिल रहा है। तो काशीपुर के बाद चंपावत का दौरा है। दोपहर करीब 2:30 बजे का वक्त है जब चंपावत पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चौकी गांव में घटोत्कच महोत्सव में शामिल होंगे। तो चलिए, क्या कुछ दौरा रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। काशीपुर को सीएम धामी ने सौगात दी है। आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम धामी ने किया। पीएम आवास योजना के तहत 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस योजना के तहत 7700 आवास का निर्माण होगा। और अब चंपावत के दौरे पर जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत की चौकी गांव में घटोत्कच महोत्सव में हिस्सा लेंगे और करीब शाम 5 बजे चंपावत से वापस देहरादून लौटने का सीएम का कार्यक्रम है। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। काशीपुर को तमाम सौगातें दी हैं सीएम ने और अब बारी है चंपावत की, जहां चंपावत दौरे पर जाएंगे और दोपहर करीब 2:30 बजे चंपावत पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये कार्यक्रम देखिए, एक बार फिर से बता दें आपको, आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। काशीपुर में थे इस वक्त और वहां पर तमाम सौगातें दी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और उसके बाद अब कार्यक्रम है चंपावत जाने का। तो 1 दिवसीय दौरा रहेगा सीएम धामी का। यहां भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। घटोत्कच महोत्सव में शामिल होंगे सीएम धामी और करीब 2 बजे चंपावत पहुंचने का सीएम का कार्यक्रम है। तो काशीपुर को सौगात दी और अब बारी है चंपावत की और उसके बाद शाम 5 बजे वापस देहरादून लौटने का सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है। तो 1 दिवसीय ये दौरा है। यहाँ महाबली घटोत्कच के मंदिर में जाएंगे मुख्यमंत्री। लगातार जो दौरे हैं वो कर रहे हैं और अब बात टिहरी की, जहां डैम टॉप से 24 घंटे की आवाजाही अभी तक नहीं हो पा रही है। दरअसल 26 मई को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इसकी घोषणा की और कहा था कि जल्द यहां 24 घंटे आवाजाही होगी। इसे लेकर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि जल्द डैम टॉप से 24 घंटे की आवाजाही शुरू होगी। देखिए, बगल में चीन है, तो वो जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उसका भी थोड़ा सा जो है उसका वो आकलन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार से भी टीम आई होगी यहाँ पर उसका आकलन करने के लिए और बहुत जल्दी जो है टिहरी बांध के ऊपर जो है आपको 24 घंटे जो है उस दिन मैंने यहीं पर मांग रखी थी, तो उस आवाजाही को जो है करने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, जल्दी इस पर निर्णय होगा। हमने उसके लिए चिट्ठी लिखी है भारत सरकार को कि अगर उसमें कोई जांच करानी है वर्तमान स्थिति में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें 24 घंटे
पब्लिक को यहाँ से एंट्री देनी है दिनों रात में। तो उसके तहत अब क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या निर्देश हमें मिलने चाहिए वो वहाँ से हमें मिले। नंबर 2, जब रात में आवाजाही होगी तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट बनानी पड़ेंगी, जिस पर हम कार्रवाई करवा रहे हैं। इसमें हमारे स्तर से ही कार्रवाई होनी है और इसमें हमारे जो डॉक्टर एन त्रिपाठी हैं HR, वो पूरी CSF के साथ में मिल करके उन इक्विपमेंट को लगाने की जो कार्रवाई है अप्रूवल करने की वो चल रही है। तो बहुत जल्द यहां से 24 घंटे की आवाजाही शुरू होगी। विधायक की बात भी आपने सुनी, जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं और डैम टॉप से 24 घंटे की आवाजाही को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिस पर विधायक ने जवाब दिया है और ये कहा है कि जल्द ही इस पर काम किया जाएगा और जल्द ही जो आवाजाही है उसे शुरू किया जाएगा। विधायक की तरफ से आश्वासन दिया गया है और बहुत जल्द यहाँ पर 24 घंटे की जो आवाजाही है उसे शुरू किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद भी अभी तक जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है, जिसके बाद लगातार इस पर सवाल भी उठाए जा रहे थे, जिसका जवाब आज जो विधायक है उनकी तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि डैम टॉप से 24 घंटे की आवाजाही की घोषणा केंद्रीय मंत्री की तरफ से की गई थी, ताकि लोगों को जो सुविधा है वो मिल सके, 24 घंटे जो आवाजाही है वो सुचारू हो सके। और केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद अभी तक ये काम शुरू नहीं हो पाया। और चलिए इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें तो अब 6 अक्टूबर को होगी बॉबी कटारिया की पेशी। देहरादून कोर्ट में 6 अक्टूबर को बॉबी कटारिया की पेशी होनी है। पिछले हफ्ते बॉबी कटारिया ने दिल्ली में सरेंडर किया था। शराब पीने के वायरल वीडियो के मामले में पेशी होगी। 10 अगस्त को देहरादून में बॉबी कटारिया का वायरल वीडियो हुआ था और 11 अगस्त को देहरादून पुलिस ने थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया था। और अब ये जानकारी मिल रही है कि 6 अक्टूबर को बॉबी कटारिया की पेशी होगी। तो पिछले हफ्ते ही बॉबी कटारिया ने दिल्ली में सरेंडर किया था। और चलिए रवि फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मिल रहे हैं। रवि, क्या जानकारी और मिल रही है? 6 अक्टूबर को बॉबी कटारिया की पेशी होनी है। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला सड़क पर ट्रैफिक रोककर शराब पीने और वीडियो बनाने का है, जिसमें 11 तारीख को देहरादून के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं दिल्ली के दूसरे मामले में ब्लॉगर बॉबी कटारिया को सरेंडर कर चुका है। तो बी वारंट देहरादून पुलिस ने जारी किया था। उसी बी वारंट पर अभी जानकारी है कि 6 अक्टूबर को देहरादून कोर्ट में कटारिया की पेशी होनी है। उसके बाद देखना होगा कि इस मसले पर क्या उनको आगे सजा दी जाती है। लेकिन लगातार पुलिस जो है इस पर पूरा काम कर रही थी, कई दबिश दी गई है। इसके साथ ही जो है 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। लेकिन बॉबी कटारिया पूरी तरीके से अंडरग्राउंड था। अभी शनिवार को देहरादून से कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन दिल्ली के जिस जेल में वो है वहां पर देरी से जो है यहाँ पर बी वारंट दिया था। दोबारा बी वारंट देहरादून पुलिस ने जारी किया है और अब 6 तारीख को देहरादून कोर्ट में पेशी होगी। खुलेआम ट्रैफिक रोककर शराब पीने का जो वीडियो वायरल हुआ था उसी का ये पूरा मामला है। 10 अगस्त को वीडियो वायरल हुआ, 11 अगस्त को देहरादून पुलिस ने थाना कैंट में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। देखना होगा इसमें आगे क्या कार्रवाई होती। जी चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात है क्या कार्रवाई होती है आगे। बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देहरादून पहुंची पूर्व मिस इंडिया अनुकृति गुसाई ने अंकिता हत्याकांड को लेकर अफसोस जताया और सरकार से आरोपियों को फांसी की सजा देने की गुहार लगाई है। अनुकृति ने कहा कि अगर उत्तराखंड की बेटी सुरक्षित नहीं होगी तो सरकार के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ उन्होंने विधानसभा में भर्ती घोटाले को लेकर भी अपनी बात रखी है। जो दोषी पकड़े गए हैं उनको वाकई सच बात है फांसी की सजा होनी चाहिए उनको, और शीघ्र होनी चाहिए। उसमें डिले इसलिए नहीं होना चाहिए कि एक उदाहरण बनना चाहिए उत्तराखंड के अंदर कि अगर उत्तराखंड की किसी बेटी के साथ इस तरीके की कोई घटना हुई है तो उसका जो अंजाम है वो कितना बुरा हो सकता है। उस अंजाम को देखकर जो दूसरा व्यक्ति है कभी ऐसा कोई कृत्य करने से पहले 1000 बार सोचे। युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है? एक तो पहले युवाओं की भर्तियां नहीं होती हैं, कई सालों तक उनको टाला जाता है और जब भर्तियां होती हैं तो उसमें घोटाले हो जाते हैं, उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। सबऑर्डिनेट कमीशन जिसको इतना ज्यादा तवज्जो देकर बच्चे सालों साल पढ़ाई करते हैं और जब उसके पेपर के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उस पेपर में घोटाला हो गया। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जो पहाड़ के अंदर बैठ के तैयारी कर रहा है उसके साथ ही कितना बड़ा छलावा। और इसी बीच देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दें। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन को नई जिम्मेदारी मिली है। वी मुरुगेशन को उत्तराखंड पुलिस का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इसकी नई जिम्मेदारी के आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस मुख्यालय में प्रवक्ता बदलने का क्रम जारी है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन को नई जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय का मुख्य प्रवक्ता इन्हें बनाया गया है। तो ये नई जिम्मेदारी के आदेश भी फिलहाल जारी हो गए हैं और मुख्यालय में प्रवक्ता बदलने का काम लगातार जारी है। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन को ये नई जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड पुलिस का नया मुख्य प्रवक्ता उन्हें बनाया गया है और इसके लिए आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं। तो क्रम लगातार जारी है और अब ये नई जो जिम्मेदारी है वी मुरुगेशन को दी गई है।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वी मुरुगेशन, जिन्हें उत्तराखंड पुलिस की तरफ से अब नई जिम्मेदारी दी गई है और अब मुख्य प्रवक्ता इन्हें पुलिस मुख्यालय का बनाया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। लगातार जो क्रम है पुलिस मुख्यालय में बदलाव का वो जारी है और इसी के तहत वी मुरुगेशन को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है वी मुरुगेशन, जिन्हें ये नई जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस मुख्यालय का प्रवक्ता इन्हें बनाया गया है और इसके लिए अब आदेश भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और अब बात आफत की अलर्ट की, तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। 5 अक्टूबर से पहाड़ पर तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। 6 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के लिए ऑरेंज अलर्ट, तो 7 अक्टूबर को गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। 7 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से पहाड़ों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इधर आज शाम से कुमाऊं में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में 4 अक्टूबर के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। इससे पहले मौसम विभाग ने 5 अक्टूबर तक के लिए अलर्ट जारी किया था, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र में आकाशीय बिजली की संभावना भी जताई है। आज दिन भर कई जिलों में मौसम सामान्य है, लेकिन शाम से कुमाऊं के कई जिलों में मौसम अपना रुख बदल सकता है। तो कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर से अब माना जा रहा है कि प्रदेश में आफत का अलर्ट है। कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल मंडल में भी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। तो किन किन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है? नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये वो जिले हैं कुमाऊं मंडल के जहां पर बारिश की चेतावनी दी गई है और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो कुछ दिन राहत मिली और अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि इन जिलों में बारिश हो सकती है। हालांकि दिन का मौसम सामान्य रहेगा और उसके बाद शाम से इन जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो आज शाम से ये मौसम बदलेगा, जो कि 7 से 8 अक्टूबर तक ऐसा ही रहेगा। चलिए बात करेंगे चारधाम की। तो चारधाम में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर का अलग कैडर बनेगा। तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य देने की तैयारी फिलहाल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसकी तैयारी में जुटा है और तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए अलग कैडर बनाने की तैयारी है, ताकि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं को मिल सके विश। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चारधाम के श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए फिलहाल प्रशासन ये काम कर रहा है। और चलिए अब आपको उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से लगे मोरी तहसील की तस्वीरें दिखाते हैं। आराकोट क्षेत्र का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स मरीज को कंधे पर तकरीबन 6 किलोमीटर लादकर अस्पताल ले गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दरअसल मोटर मार्ग बंद होने के चलते बलावट से जागता तक लगभग 6 किलोमीटर पीड़ित को पीठ पर लाया गया। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो ये बुजुर्ग हैं, जो पीड़ित है, उसे 6 किलोमीटर तक कंधे पर लाद के रखा, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। मार्ग बाधित होने की वजह से पीठ पर ही लादकर इस मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया और ये वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।